हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फॉर्मेटिक्स लॉ चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ओके, एब्सोल्यूट लायबिलिटी की थ्योरी को जानने के लिए सबसे पहले हमें दो केस के बारे में स्टडी करना चाहिए। ओके, पहला केस क्या है? In MC Mehta versus Union of India, Supreme Court was dealing with the claim arising from the leakage of oleum gas on 4th and 6th December 1985 from one of the units of Shriram Foods and Fertilizers Industry in the city of Delhi belonging to the Delhi Clothes Mills etc. क्या हुआ था 1985 में 4 दिसंबर और 6 दिसंबर क्या हुआ कि ओलियम गैस लीक हो गया श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के किसी एक यूनिट से, जो कि दिल्ली में था, 30 हज़ारी कोर्ट के आसपास में। उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ, ये एलिज किया गया था कि 30 हज़ारी कोर्ट के एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का डेथ हो गया था, साथ में सेवरल पर्सन जो थे वो अफेक्टेड थे। एक रीट पिटीशन फाइल किया गया, 30 हज़ारी कोर्ट के ही एक एडवोकेट ने रीट पिटीशन फाइल किया आर्टिकल 32 के अंडर कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने फाइल किया था। और इससे पहले मैंने बोला था आपको दो केस हुए थे। इससे पहले कोर्ट के दिमाग में ऑलरेडी था, 1 साल पहले हो गया एक इंसिडेंट पे। 1 साल पहले यानी कि 1984 में एक केस ये हुआ था, दिसंबर की ही बात है, 3 दिसंबर 1984 में क्या हुआ था भोपाल में। आपको पता होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट के एक यूनिट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गया और उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था कॉन्सिक्वेंस में, मोर दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मोर दैन 3000 पीपल का डेथ हुआ था और लैक्स ऑफ पर्सन थे जो अलग अलग डिजीजेस से पीड़ित थे। इनफैक्ट कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन्स भी जो पैदा हो रहे हैं आप, वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफॉर्मिटी लेके पैदा हो रहे हैं। तो ये इंसिडेंट 1 साल पहले जो ऑलरेडी हो गया था वो ऑलरेडी कोर्ट के माइंड में था। फिर 1 साल के होते ही तुरंत ही फिर दिसंबर में ही 4 एंड 6 दिसंबर को दिल्ली में ये इंसिडेंट हो गया गैस लीकेज का। उसके वजह से क्या है कि इतना डिजास्टर हुआ। एंड साइड बाय साइड हम एक और सिनारियो लेके चल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो कि रायलन वर्सेस फ्लेचर के केस में हमने देखा कि इवॉल्व हुआ। और आपने अगर वीडियो नहीं देखा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का या आपको आइडिया नहीं है क्या है, आप इसी चैनल में लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि रायलन वर्सेस फ्लेचर के केस के थ्रू किस तरह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आया, उसके प्रोविजंस क्या क्या है, क्या एक्सेप्शंस अवेलेबल है। आप डिटेली एक बार जाके देख लेना वीडियो, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पहले से ही था हमारे पास, इवॉल्व हुआ। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या बताया था कि यहाँ पे देखो मैं रीड कर रही हूँ, आप एक बार देखिए कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाइड है केसेस सच लाइक सिचुएशन दैन दोज हु हैड एस्टैब्लिश्ड हैजर्डस एंड इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड थिकली पॉपुलेटेड एरिया कुड एस्केप द लायबिलिटी फॉर द हैवॉक caused thereby pleading some exception to the rule of Ryland versus Fletcher। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास एक थ्योरी ऑलरेडी है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, रायलन वर्सेस फ्लेचर में जो इवॉल्व हुआ है, उस थ्योरी में क्या है कि कई सारे एक्सेप्शंस अवेलेबल है हमने देखा। तो इस तरह का कोई भी अगर इंडस्ट्री जो कि हैजर्डस और इनहेरेंटली डेंजरस, ये बात कोटेशन में लिखा हुआ है कि हैजर्डस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्रीज अगर कोई चला रहा है, वो रायलन वर्सेस फ्लेचर के किसी भी दिए हुए एक्सेप्शन को यूज़ करते हुए बच सकता है, एस्केप हो सकते हैं लायबिलिटी से, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन द एस्केप ऑफ द सब्सटेंस कॉजिंग डैमेज ड्यू टू द एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर, से ड्यू टू द एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर और ड्यू टू द सैबोटेज हुआ है, या एनीथिंग जो एक्सेप्शनल केसेस है उसके अकॉर्डिंग दिखा के क्या है इंडस्ट्री वाले बच सकते हैं। पब्लिक को कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जबकि हैजर्डस इंडस्ट्री कोई चला रहा है तो जो प्रॉफिट मिल रहा है, इसके वजह से जो प्रॉफिट आ रहा है वो अगर कंपनी ले सकता है, तो अगर कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस भी कंपनी को लेना चाहिए।
बट सुप्रीम कोर्ट टू बोल्ड डिसीजन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट, हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि इट वॉज नॉट बाउंड टू फॉलो 19th century रूल ऑफ इंग्लिश लॉ and it could evolve a rule suitable to the social and economic condition prevailing in India at the present day. हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग जो एक नया प्रॉब्लम सामने आ रहा था कि एक साल पहले सेम इंसिडेंट हुआ, फिर एक साल बाद हुआ, हैज़ार्डस इंडस्ट्री के वजह से, उनके लापरवाही के वजह से अगर इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, हमारे यहाँ के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है, तो एक इंग्लिश लॉ जो कि 19th century का है वो उसी इंग्लिश लॉ को हमें फॉलो करना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया और डिसीजन लिया एक बोल्ड कि हम एक न्यू लॉ इवॉल्व करेंगे, हमारे प्रेजेंट डे के प्रेजेंट सिनेरियो को सूट करेगा इसी तरह से। और सुप्रीम कोर्ट ने एक नया थ्योरी बनाया एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो कि स्पेशली इंडिया ने ही इसे इवॉल्व किया है और साइड बाय साइड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के साथ चलेगा। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज़ एब्सोल्यूट, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। It expressly declared that new rule was not subject to any exception under the rule of Ryland versus Fletcher. Ryland versus Fletcher के केस में हमने जिस तरह से देखा है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो इवॉल्व हुआ है इसमें कई सारे हम देखते हैं कि एक्सेप्शंस अवेलेबल है, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में हम लोग कोई भी एक्सेप्शन अवेल नहीं होने देंगे। फॉर द कोटेशन में क्या देखा था हमने, इनहेरेंटली डेंजरस एंड हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक दूसरे केस में एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेम डिसीजन को फॉलो किया, यानी कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी को अप्लाई किया, जो कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लिया था, इम्पोज किया था। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वही केस है जो जिसे हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के कुछ और डिटेल्स मैंने आपको डेट बताया, ईयर बताया, थोड़ा सा डिटेल्स जो भी मैंने बताया यहाँ पे मैंने और अच्छे मतलब पॉइंटर्स और बना दिया है सो दैट कि आपको अच्छे से याद रहे। आप एक बार रिकैप कर लो। 2 और 3 दिसंबर के रात में हुआ था 1984 में, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड कंपनी, और गैस जो लीक हुआ था उसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस लीकेज की वजह से ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अबाउट 3000 पीपल का डेथ हुआ था और बहुत सारे और भी पीपल थे जो मतलब इस ट्रेजेडी के वजह से सिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। एंड कॉन्सिक्वेंटली फिर देखा गया है कि बाद तक उसका जो असर रहा है ऑलमोस्ट 18,000 पीपल का इन टोटल डेथ हुआ था उस ट्रेजेडी के वजह से। उसी दिन अगर बोलो तो 3,000 पीपल का, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली 18,000 पीपल का ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, हो सकता है ज़्यादा भी हो। और आगे के जनरेशन में भी हम देखते हैं कि डिफॉर्मिटीज़ आते हैं वहाँ पे इसी रीज़न की वजह से। इसके बाद एक लेजिस्लेशन आता है इस थ्योरी को इवॉल्व होने के बाद, या आप कह सकते हो इस केस के बाद कुछ एक्ट्स भी आए हैं, कुछ लेजिस्लेशंस भी आए हैं। उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इस एक्ट में क्या बताया गया है, ये इंश्योर करने के लिए कि इस तरह के अगर कोई भी एक्सीडेंट दोबारा से होता है, लाइक भोपाल गैस की तरह, या 30 हज़ारी कोर्ट में जो इंसिडेंट हुआ, इस तरह से अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो विक्टिम को ताकि क्विक रिलीफ मिल जाए कि केस का कब जजमेंट आएगा तब तक वेट ना करना पड़े, एक लेजिस्लेशन इंडियन गवर्नमेंट ने बना दिया। इंडियन लेजिस्लेचर ने एक एक्ट बना दिया 1991 में, और इस एक्ट को पास करने के लिए मेन एम ये था कि जो विक्टिम्स हैं इस तरह के जो एक्सीडेंट्स है, विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स लाइक दिस टाइप ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंस की वजह से जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको क्विकली इमीडिएट रिलीफ देने के लिए। सो द मेन पर्पस ऑफ द एक्ट क्या है, टू क्रिएट अ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस फंड विच कैन बी यूज टू कंपेंसेट द विक्टिम। एक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस फंड क्रिएट करने की बात चल रही है यहाँ पे। ये एक्ट ये बताता है दैट एनी पर्सन हु इज़ कैरिंग आउट इनहेरेंटली डेंजरस एंड हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ शुड हैव इंश्योरेंस एंड पॉलिसीज इन प्लेस where he will be insured against liability to provide compensation to the victim in case any accident take place। उन्होंने इस एक्ट ने एक्चुअली गाइडलाइन दिया है, इस मतलब
जो भी कोई पर्सन जो इंडस्ट्री वाले को एक्चुअली जो भी हैज़र्डस एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी इंडस्ट्री हैज़र्डस या इनहेरेंटली डेंजरस थिंग्स को लेके काम कर रहे हैं, उनको बोला गया है कि आप लोग एक इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर रखोगे उन लोगों के लिए जो आपके इंडस्ट्री के वजह से आपकी इनहेरेंटली डेंजरस एंड हैज़र्डस एक्टिविटीज़ की वजह से जो विक्टिम होंगे उनके मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप का एक होना चाहिए, जिसकी वजह से उनको क्या है कि तुरंत के तुरंत रिलीफ मिल जाए। दस एवरी ओनर, जो भी ऐसा पर्सन है जो ऐसे कोई इंडस्ट्री के ओनर है जिसमें हैज़र्डस सब्सटेंसेस है, उनको हैंडलिंग मतलब अपना इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक या उससे ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो उनके वजह से इंजर्ड होते हैं या डैमेज होते हैं उनके प्रॉपर्टी में या बॉडी में। In respect to already established unit insurance policy और policies have to be taken, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हैं उनसे आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, बट विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज थे उनको ये बोला गया है कि जब ये एक्ट इनैक्ट हुआ है, कमेंसमेंट हुआ है, उसके बाद 1 year तक का टाइम दिया जा रहा है, उस 1 year के अंदर ही अंदर आपको पॉलिसी लेना पड़ेगा। और जो नए इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं उनके लिए ये गाइडलाइन दिया गया है कि वो पहले पॉलिसी लेंगे, उसके बाद ही वो अपना जो इंडस्ट्री है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो लाइबिलिटी है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इसे हम लोग नो फॉल्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल पे स्टडी करते हैं। सो ऑल द थिंग्स ये जो मैंने आपको बताया ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में या कोई भी डाउट है, कुछ माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं अलग से शॉर्ट्स बना दूंगी या अलग से एक वीडियो बना दूंगी। और अगर कुछ आपको नए टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, अच्छा, बात आती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के एक्सेप्शंस के बारे में, क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एक्सेप्शन पढ़ा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्सेप्शंस है, बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज़ एब्सोल्यूट, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर लाइबिलिटी अराइज होता है तो बचने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री वाले को जो भी हैज़र्डस वर्क कर रहे हैं उनको लेना ही पड़ेगा ये लाइबिलिटी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।